मंजिल अब दूर नहीं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है जगमोहन शर्मा और आप देख रहे हैं जगमोहन क्लासेस। देखिए, यूपी टेट 2021 कैसे पास करें। 10 दिन का टाइम बचा है और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा उठ रहा है। तो 10 दिन में यूपी टेट कैसे पास करें। आपने आधी अधूरी अव्यवस्थित तैयारी की है, किसी ने सिलेबस सही तरीके से कंप्लीट नहीं किया है, तो आपके मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो इन सारे प्रश्नों के जवाब जो प्रश्न उठ रहे हैं, देखिए वो ये हैं कि कितने घंटे पढ़ें, किससे पढ़ें, क्योंकि आपके पास कोचिंग नोट्स अवेलेबल हैं, किताबें हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, प्रैक्टिस सेट्स भी हैं। बट दिक्कत है अब क्या क्या पढ़ें, अब क्या करें क्या ना करें, ये बहुत ज़्यादा दुविधा है। तो मैं आज आपके लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपके लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के असेंडिंग ऑर्डर में टॉपिक्स लेके आया हूँ कि प्रत्येक सब्जेक्ट से पर डे आप एक एक टॉपिक लगाइए, और ये भी बताऊंगा कैसे टाइमिंग को सेट करना है जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए, आपके लिए ये नॉलेज तो होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, आपके लिए 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। सीडीपी, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश या संस्कृत लैंग्वेज में आपने एक सेलेक्ट किया होगा, और ईबीएस यानी कि इन्वायरमेंट। प्रत्येक में 30-30 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। 2.5 घंटे में आपके लिए 150 प्रश्न करने होते हैं। 150 अंक का पेपर होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो देखिए, 10 दिन में तैयारी कैसे करें, इसकी सबसे फर्स्ट स्ट्रेटेजी है कि आपको टाइमिंग कैसे सेट करें। तो देखिए, मैंने टाइमिंग को आपके लिए बताया है कि आप अपने टाइमिंग के लिए 2 शिफ्टों में डिवाइड कर लें, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड। प्रत्येक में आपको 2.5 घंटे की शिफ्ट बना लेनी है, ठीक है, और 2.5 घंटे की बनानी है, कम से कम 5 घंटे अब आपको पढ़ना ही है। तो पहले शिफ्ट में क्या करें कि प्रीवियस ईयर्स के जो सॉल्व्ड पेपर हैं, ठीक है, उन सॉल्व पेपर को प्रतिदिन एक सॉल्व पेपर लगाना है, ठीक है, पहली शिफ्ट में। और अगर आप प्रत्येक दिन एक सॉल्व पेपर लगाते हैं, पेपर सॉल्व ही लें, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का, क्योंकि अगर आप क्योंकि कई प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने 10 प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर लगा लिए, क्योंकि 2011 से 2020 तक यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है, तो सिर्फ 2012 में नहीं हुआ था। 10 अगर प्रैक्टिस सेट्स लगा लिए ये सॉल्व पेपर, और प्रत्येक में 150 प्रश्न आते हैं, तो आप लगभग 1500 प्रश्न की प्रैक्टिस लगा लेंगे। 1500 प्रश्न एक बहुत बड़ा नंबर होता है। मैं आपको कंफर्म करूंगा कि इसमें से 1500 प्रश्न में से कम आपके लिए 25 से 30 प्रश्न वही मिल जाएंगे जो पिछले वर्षों में विगत पूछे गए हैं, और आपको ये भी पता लगेगा कि पैटर्न कैसा है। कई लोगों ने प्रैक्टिस सेट्स लगा लिए होंगे, ये पेपर सॉल्व पेपर, लेकिन कई लोगों ने नहीं लगाए होंगे। तो प्रैक्टिस पेपर्स जो सॉल्व पेपर हैं, सिर्फ उनको जरूर लगाइए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर और कोई भी किसी भी पब्लिकेशन का कोई प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि उनमें बहुत गलत आंसर होते हैं और उनको बिल्कुल भी ना लें। सिर्फ आप यूथ पब्लिकेशन का या किसी अन्य पब्लिकेशन का, मैं यूथ को रिकमेंड करूंगा, यूथ पब्लिकेशन का आप प्रीवियस ईयर्स का सॉल्व पेपर ले लें और उसको आसानी से लगा लें। उसमें एक्सप्लेनेशन भी बहुत बढ़िया दिए हैं। शिफ्ट नंबर 2 में आपको ये करना है कि प्रत्येक विषय का एक टॉपिक रोज पढ़ना है। वो टॉपिक मैं बताऊंगा आपके लिए, प्रत्येक सब्जेक्ट्स के हमने टॉपिक दिए हैं, और अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाएं, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है फिर आप पूरी किताब उतारने बैठ जाओ, नहीं, आपको सिर्फ इतना शॉर्ट नोट्स बनाना है कि उसको आप रिवाइज कर सको, और रिवाइज करने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। शॉर्ट नोट्स बनाओ और तुरंत ही उसको रिवाइज करना है आपके लिए। 10 दिन में प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक विषय के 10 टॉपिक आपके इससे कवर हो जाएंगे, यानी कि प्रत्येक विषय के 10 टॉपिक कवर होंगे, तो आपको पांचों विषय के 50 टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कवर हो जाएंगे आपके, और आप एक अच्छे नंबर लाने की उम्मीद कर सकते हैं अगर ये स्ट्रेटेजी कंप्लीट करते हैं आप तब। तो चलिए देखिए, मैं पहले आपको टॉपिक बताता हूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी, इसके कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले विभिन्न सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक आपको पढ़ने हैं। विभिन्न सिद्धांत एक कॉपी पे लिख लीजिए एक तरफ, दूसरी तरफ उनके प्रतिपादक लिख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। 3 से 4 प्रश्न इसी से संबंधित आते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं
और उनसे संबंधित सिद्धांत पढ़ लीजिए। और बुद्धि वाला चैप्टर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तो आपको कंप्लीट बिल्कुल पढ़ना है। और संज्ञानात्मक विकास, फिर पढ़ना है आपको अप्रेरणा एवं संवेग, फिर आपको सीखने के सिद्धांत पढ़ने हैं। इसके बाद आपके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जो डिसेबिलिटीज होती हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया वगैरह, ये सारा ये निपटाना है। फिर आपके लिए शिक्षण व अधिगम के सिद्धांत पढ़ने हैं। फिर आपके लिए आकलन की जो विधियां है, ठीक है, वो पढ़ना है। फिर आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऑडियो विजुअल, जो भी जिस तरीके की भी TLM होते हैं उनके बारे में एक नज़र मारनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है आपके लिए। हिंदी में सबसे पहले रचनाएं, लेखक, पत्र, पत्रिकाएं, ये जरूर पढ़ें, ठीक है। उसके बाद हिंदी वर्णमाला पढ़नी है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों का उच्चारण स्थान, कौन कौन से अर्ध स्वर होते हैं, कौन से अंतःस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अघोष, सघोष, संघर्षी, सब। फिर संधि पढ़ें, फिर समास पढ़ें, फिर तद्भव, तत्सम शब्द पढ़ें, फिर प्रत्यय एवं उपसर्ग, और फिर कारक पढ़ें, ठीक है, कारक और मुहावरे। उसके बाद आप ये छंद, अलंकार, रस, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं करनी है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक समस्या आपके लिए उत्पन्न हो सकती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द और मुहावरे कहाँ से पढ़ें, क्योंकि जहाँ भी आप पढ़ेंगे ये तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, ये बहुत ज़्यादा दिए होंगे किताबों में। तो आपके लिए मेरे YouTube चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैं पर डे एक वीडियो देता हूँ, कई वीडियो आ चुकी हैं, आप हिंदी वहाँ से पढ़ लीजिए, गारंटी से आपके 25 से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं इंग्लिश में क्या पढ़ें। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिखा है, वो टॉपिक मैंने कवर किए हैं जो पिछले 2011 से 2020 तक, जिनमें से अधिकांश 25+ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको एक्टिव पैसिव पे ध्यान देना है, सिर्फ रूल्स पढ़ने हैं आपको एक्टिव पैसिव की, क्योंकि आपको वहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिया होता है, मतलब उसमें आंसर दिया होता है, आपको सिर्फ टिक करना रहता है। तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, आपको सिर्फ रूल पता होना चाहिए कि किस में क्या चेंजमेंट हो जाता है। नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके भी सिर्फ आपको रूल पता होना चाहिए, क्योंकि ऊपर सेंटेंस दिया होगा और नीचे उसके 4 आंसर दिए होंगे। अगर आपको रूल पता है तो आप उसको देख के करेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको सिंगुलर प्लूरल देखने हैं, फिर आर्टिकल्स, ठीक है, ए एंड दा का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है, कुछ इसमें जो एक्सेप्शंस होते हैं आर्टिकल्स में उनको अवश्य पढ़िएगा, जिससे कि वही प्रश्न ज़्यादा आते हैं। डिग्री के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। फिर प्रीपोजिशंस, और विशेषता इसमें प्रोपोजिशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो कुछ 8, 10, 12 रूल हैं वो, और कुछ फिक्स प्रोपोजिशंस होती हैं, उनको सिर्फ पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जेंडर के बारे में, ठीक है, और फिर सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, इनके बारे में एक नज़र से देख लीजिएगा कि चेंजमेंट कैसे होता है। दूसरा ये है 9 नंबर टॉपिक है टेंस। टेंस के बारे में आपको, सभी टेंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि उनकी वर्ब कैसे लगती है, कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है उसमें। ईडियम्स के लिए आप जो कक्षा 12 की बुक अगर आपको मिल जाए या कक्षा 10 की बुक मिल जाए, उसमें पीछे ईडियम्स फ्रेजेस दिए हुए हैं, आप उनको सिर्फ पढ़ना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उन्हीं में से पढ़ना है आपको, और पार्ट ऑफ स्पीच थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार कंजक्शंस से सवाल पूछ लिया जाता है। और फिगर ऑफ स्पीच ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें से आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना होगा कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। अगर आप सही से एक बार पढ़ लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच, कक्षा 12th की किताब से पढ़ लें, तो आप 100% सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत में क्या पढ़ें। इसका जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है। जिन लोगों ने संस्कृत प्लस हिंदी है तो बहुत आसान है, क्योंकि आप हिंदी तो पढ़ ही रहे हैं, उसमें से कई सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको गिनती संस्कृत में पढ़नी या लिखनी है, ठीक है, आपको बिल्कुल, हाँ, संस्कृत की गिनतियों को बहुत अच्छे से पढ़ ले, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फिर आपको संधि हिंदी में भी आप पढ़ेंगे, फिर समास, फिर आपको वर्णमाला और वर्णों का उच्चारण स्थान, उपसर्ग व प्रत्यय, क्योंकि थोड़ा सा हिंदी से ये अलग होते हैं, जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं वो हिंदी से थोड़ा अलग होते हैं। विभक्ति व लकार, विभक्ति में बहुत ज़्यादा आपको डीप, बहुत ज़्यादा रूप याद नहीं करने हैं, आपको कुछ कुछ जो धातु रूप हैं वो जो कक्षा 10, 9 इन क्लासेस में चलते हैं, कक्षा 8 में, वो सिर्फ याद करने हैं आपको। फिर प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्र, और आपके लिए फिर कुछ
संस्कृत में पक्षी, ये पक्षियों के नाम कई बार पूछे गए हैं, या कई हाथी का नाम, बिल्ली, ये एनिमल्स के नाम भी कई बार संस्कृत में पूछ लिए जाते हैं। तो जो सामान्य पास पड़ोस परिवेश में हमारे जो जीव जंतु हैं उनके जो सामान्य संस्कृत में नाम है उनको आप थोड़ा लिख लीजिए, ठीक है। और शुद्ध अशुद्ध शब्द यानी कि थोड़ा सा आप देख लीजिए कि संस्कृत में वाक्य कैसे बनते हैं, 1 या 2 प्रश्न आना है इससे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गणित में क्या पढ़ें। देखिए गणित में बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए वो टॉपिक्स लिए हैं। तो 10 से 12 टॉपिक हो गए हैं, लेकिन मैंने 12 को भी लिख लिया है, जिससे कोई टॉपिक बचे ना। तो सबसे पहले आप नंबर सिस्टम बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पत्ती, इससे 3-4 सवाल हर साल आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा भाज्य अभाज्य संख्याएं, पहली 10 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, उनका औसत क्या है, इस तरीके के सवाल आप पहले से करके रख लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। विभाज्यता के नियम, ये भी 2 प्रश्न प्रत्येक साल पूछे जा रहे हैं। विभाज्यता के नियम, 9 से डिविजिबल कैसे होगा, 3 से डिविजिबल क्या होगा, तो डिविजिबिलिटी रूल आप याद कर लीजिए। लासा मासा, ये भी सवाल बहुत आते हैं, ठीक है, इनको भी कर लीजिए। और भिन्न व उनका आरोह अवरोह क्रम, भिन्न से भी सवाल बहुत आते हैं। तो ये 4 टॉपिक्स हैं ये शुरू के, इनसे 2 से 3 सवाल हर बार आते हैं। तो 10-12 सवाल तो सिर्फ इन शुरू के 4 टॉपिक्स से आ जाते हैं। उसके बाद आप देखिए, आपके लिए क्षेत्रमिति यानी कि जो मेंसुरेशन है, आयतन वगैरह सबका, वर्ग वगैरह का क्षेत्रफल, ठीक है। और फिर लाभ हानि, लॉस प्रॉफिट विद परसेंटेज, ठीक है। और फिर रेखाओं कोण से सवाल आ जाते हैं, उन सवालों को देख लीजिए। उसके बाद सरलीकरण, बॉड मास से रूल आ जाते हैं सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। फिर परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। कैलेंडर से प्रत्येक साल अब एक प्रश्न पूछा जा रहा है पिछले 3 साल से, तो कैलेंडर से प्रश्न देख लीजिए। बहुत आसान सवाल होते हैं, आप आधे घंटे में आराम से इसका टॉपिक को समझ सकते हैं, आधे से 1 घंटे में। और एक प्रश्न आपको प्रत्येक साल मिलता है। औसत, एवरेज के सवाल देख लीजिए, एवरेज निकालना बहुत आसान होता है। आप 1 घंटे में 3, 4, 5 प्रश्न कर लीजिए, आपको औसत निकालना आ जाएगा। ब्याज, विशेषता इसमें सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पूछा जाता है, लेकिन आप फार्मूला दोनों का याद कर लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए, आप साधारण ब्याज ना पूछ के वो टाइमिंग पूछ लेता है, समय बताओ या मिश्रधन बताओ, तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना है। और थोड़े से आपको फार्मूले एक जगह, सबसे पहले इन सब के फार्मूले लिख लीजिए, जिससे आप रिमाइंड कर सकें। अगर आप फार्मूले नहीं लिखेंगे, या जो फैक्ट्स होते हैं, जैसे संख्या पत्ती में फैक्ट्स हैं कि 2 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, इस तरीके के फैक्ट्स जो हैं वो जरूर अपनी कॉपी पे एक कॉपी लीजिए, उस पर लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण अध्ययन में क्या पढ़ें। तो पर्यावरण अध्ययन में इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैंने उन छोटे छोटे टॉपिक्स को भी कवर किया है जहां से प्रश्न आते हैं। देखिए सबसे पहले हम वायुमंडल एवं जैव मंडल के बारे में कंप्लीट पढ़ लीजिए, उसकी लेयर्स के बारे में पढ़ लीजिए कि स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर, आयनोस्फीयर जो भी है, ठीक है, इन सब की डिटेल स्टडी कर लीजिए। थोड़ा सा पारिस्थितिकी व उसके घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा संघटक, इनके बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। अब घटक क्या होते हैं इन सब के बारे में पढ़ लीजिए। और ये प्रदूषण व उससे संबंधित एक्ट, प्रदूषण के बारे में पढ़ लीजिए, और ठीक है। और अम्ल वर्षा, इनके बारे में पढ़ लीजिए, ये प्रदूषण के अंतर्गत ही आता है। उनसे संबंधित एक्ट जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, वन संरक्षण अधिनियम 1980, इस तरीके के एक्ट्स को एक कॉपी पे लिख लीजिए, जो आपको रिमाइंड करने में बहुत आसान रहेंगे। कवक, शैवाल, लाइकेन के बारे में पढ़ लीजिए, 1-2 सवाल आ जाता है अब इससे। उसके बाद जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग जरूर पढ़ लें, ये जरूर 1-2 आता है। और इस बार ये कोरोना वायरस जो चला है, इसके बारे में भी आप नेट से सर्च कर लीजिए या कोई वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो आप इसको जरूर समझिए कि कोरोना वायरस के बारे में कुछ ना कुछ 1-2 प्रश्न जरूर आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, पोषण व विटामिन। तो पोषण और विटामिन के बारे में, ठीक है। मनुष्य के अंग व जंतु हार्मोन्स के बारे में, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन आदि के बारे में जो भी है, और कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, लीवर वगैरह, आप इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिए। अग्नाशय से कौन से रस निकलते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए एक बार। और पादप हार्मोन्स,
ठीक है, साइटोकाइनिन वगैरह, इनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम का क्या कार्य होता है, जड़ से जल पहुंचाना पेड़ को, फ्लोएम का क्या कार्य है। ठीक है, और ग्रह क्या है, ग्रहों के बारे में। ठीक है, ग्रहों के बारे में, कौन से ग्रह को लाल ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, जो इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, और ग्रहण के बारे में, सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, कैसी स्थितियां होती हैं, अक्षांश देशांतर के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। और प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के बारे में, वो जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को जरूर याद कर लीजिए कि क्या क्या हम उसमें एग्जिस्ट करते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स बनता है। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की ये वीडियो मैंने डाल रखी है, आप इसको देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। आपको 50 प्रश्न है, उसमें आपको एक प्रश्न जरूर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। ठीक है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, हेग में है। इस तरीके की जो लिस्ट है, कुछ WTO का मुख्यालय कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब क्या ना करें। ठीक है, क्या ना करें, क्योंकि अब क्या करते हैं हम, बहुत ज़्यादा सलाहों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले ज़्यादा सलाहों के चक्कर में ना पड़ें। ठीक है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन कोई बात नहीं मानना है। बस ये टॉपिक्स लिख लीजिए आप, और उन टॉपिक को पर डे, एक टॉपिक को, प्रत्येक सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़िए। आप 10 दिन में सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। और प्रत्येक दिन एक पेपर लगाइए, तो आप 10 दिन में 10 सॉल्व पेपर जो प्रीवियस ईयर्स के हैं वो भी लगा लेंगे। और आप 5 सब्जेक्ट्स के, प्रत्येक सब्जेक्ट का जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनको कवर कर लेंगे। अगर आपको ध्यान ना रहे तो उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। किसी एक विषय को अधिक समय ना दें। ठीक है, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट, देखिए ये परीक्षा है, और अगर आप एक सब्जेक्ट में मान लीजिए 30 में 30 भी ले आते हैं, लेकिन बाकी में अगर 10-10 या 12-12 ला पाते हैं, तब भी आप फेल हो जाएंगे। तो देखिए सभी के अंक बराबर हैं, लिहाजा सभी के लिए बराबर समय दें। हाँ, अगर आपको कोई सब्जेक्ट थोड़ा कठिन लगता है या आप उसमें कमज़ोर हैं, तो उसको थोड़ा अधिक समय दे सकते हैं। मानसिक तनाव बिल्कुल ना लें, ये एक सामान्य परीक्षा की तरह है। जैसे आपने BTC की परीक्षाएं दी होंगी या B.Ed की परीक्षाएं दी होंगी, तो सेम वैसी ही परीक्षा है। कुछ बिल्कुल ज़्यादा मानसिक तनाव ना लें। बहुत अधिक नोट्स के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ टॉपिक्स को क्लियर करते रहें। मैं फेसबुक, व्हाट्सएप पे देखता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर आपके पास नोट्स हो तो दे दीजिए, जबकि उन लोगों ने 4 जगहों से और नोट्स इकट्ठे कर लिए होते हैं, फिर भी सिर्फ 10 दिन बचे हैं और भी नोट्स इकट्ठे कर रहे हैं। पढ़ते कम हैं लेकिन नोट्स ज़्यादा इकट्ठे करते हैं। ऐसा ना करें, सिर्फ टॉपिक्स को क्लियर करें, नोट्स से कोई लेना देना नहीं होता है। आपको जहाँ से अच्छा मटेरियल मिल जाए, बस आप टॉपिक पकड़ें, प्रत्येक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स आधे पेज में, 4 लाइनों में, 8 लाइनों में बना लें और टॉपिक ख़त्म। ठीक है, इस तरीके से पढ़ें। नेक्स्ट है कि क्या करें। अब आपको करना क्या है कि टॉपिक टू टॉपिक क्लियर करते रहें। जो मैंने अभी बताया, सभी टॉपिक्स कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये यूपी टेट है, कभी कभी एक ही टॉपिक से 3-4 प्रश्न पूछ लेते हैं वो, और आपने वही टॉपिक नहीं पढ़ के गए तो फिर आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 4 से 5 घंटे अवश्य पढ़ें। जैसा मैंने बताया, कम से कम अब 10 से 12 दिन है, तो अगर आप 5 घंटे पर डे कम से कम पढ़ें ही। ठीक है, जो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं तब भी वो कोशिश करें कि अब 2 शिफ्ट में अपना मैनेज कर लें। ठीक है, परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, बिल्कुल कोई मानसिक तनाव ना लें, आराम से रहें और बिल्कुल हंसते हुए एकदम पेपर दें। पेपर बहुत आसान आता है, हाँ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो कि पेपर बहुत आसान आएगा, क्योंकि 2011 से 2020 तक प्रत्येक पेपर का जो पैटर्न है थोड़ा सा एडवांस हो गया है। थोड़ा सा जो प्रश्नों की प्रकृति है वो थोड़ी एडवांस हो गई है, थोड़ी टफ हो गई है, लेकिन आप उससे बिल्कुल, मेरा मतलब आपको हतोत्साहित करना नहीं है। आप बिंदास होकर पेपर दें, मस्त। ठीक है, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जो सब्जेक्ट जो है आपको, जो सब्जेक्ट कम कवर हो, जो सब्जेक्ट कम कवर कर पाए हो या आपको कठिन लगता हो, लगे, उसे थोड़ा सा अधिक समय दे दें। ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए, भविष्य के एग्ज़ाम के लिए और आपके भावी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और
एक बात याद रखें बस, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।